हेलो एवरीवन। आइए हम लोग समझते हैं पावर शेयरिंग क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग पावर एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसको अलग अलग लोगों में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना ही पावर शेयरिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई हम लोग एक व्यक्ति या एक फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं पूरे के पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है, इससे क्या हेल्प होती है, इससे प्रिवेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट। जब हम पावर कई लोगों में बांट देते हैं, तो इससे जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग जाति, धर्म, अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि सबके पास पावर होती है, सब लोग सुकून से रहते हैं। दूसरा है मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, वही शांति होता है। मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स इक्वल राइट्स, और इससे ये भी तय होता है, सुनिश्चित होता है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि ताकत ज़्यादा लोगों में बांटने से जो है देश कमज़ोर होता है, जबकि ऐसा गलत है। ठीक है। चलिए हम लोग समझने के लिए दो देश का एग्जांपल समझते हैं। एक अपना बेल्जियम है, दूसरा अपना श्रीलंका है। ठीक है। तो ये रहा बेल्जियम का नक्शा। अब बेल्जियम में समझिए, बेल्जियम काफ़ी छोटा देश है। किस कॉन्टिनेंट का? यूरोप का। ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नियरली 1 करोड़ की है। यहाँ करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप है, यहाँ पर जो लैंग्वेज बेस्ड जो ग्रुप है, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ के 59% लोग डच बोलते हैं। ठीक है। 40% लोग यहाँ के फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। जबकि पूरा का पूरा कंडीशन इस बेल्जियम देश के कैपिटल में बदल जाती है। यहाँ के कैपिटल का नाम है ब्रुसल। ब्रुसल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा? ऊपर देखा पूरे के पूरे देश में माइनॉरिटी में कौन है? 40% फ्रेंच, और कैपिटल में 80% फ्रेंच हो गए। और जहाँ डच पूरे के पूरे देश में मेजॉरिटी में है, वहीं पर कैपिटल में 20% हो गए। ठीक है। तो अब इससे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि जो लोग ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो कम भाषा बोलने वाले लोगों पे अपना अधिकार जमा सकते हैं कि नहीं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो तुम हमारे नीचे रहो, हम तुमको कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जो है, बेल्जियम ने एक सोल्यूशन निकाला। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बड़े बदलाव किए, ईयर 1970 से लेके 1993 तक। अब इसमें जो है, इन्होंने जो इंश्योर किया इस सभी संविधान चेंजों में, वो ये किया कि जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं वो बराबरी से ट्रीट की जाए। तो बेल्जियम पावर शेयरिंग मॉडल समझते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो वैसे वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर मस्ट बी इक्वल। यानी कि जो वहाँ का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर 50-50 हैं। 50% डच स्पीकिंग है, 50% फ्रेंच स्पीकिंग है। समस्या समाप्त। दूसरा इन्होंने क्या किया? सम इम्पॉर्टेंट लॉज नीड अप्रूवल फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। यानी कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, कानून हैं, जो दोनों ग्रुप के जब तक लोग सहमत नहीं होंगे तब तक उसको नहीं माना जाएगा। जबकि ऐसा हो सकता था कि लोग कह सकते थे कि नहीं, हम ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, हमारी भाषा ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो हमारे ही अंदर सब कुछ कंट्रोल में होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दोनों लोग की सहमति ज़रूरी है। इवन यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे यूपी है, यूपी अपना एक स्टेट है। अब यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग है, जबकि वहाँ बेल्जियम का स्टेट जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, और ये स्टेट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होती हैं। तो इससे स्टेट्स अपना अलग काम कर सकती हैं। उस स्टेट्स में रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम कर सकती है। तीसरा उन्होंने क्या किया? सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल। और जो ब्रुसेल, जो यहाँ की जो राजधानी है बेल्जियम की, क्योंकि वहाँ पर जो है एक अलग डिवीजन चल रहा है,
तो वहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों के पास इक्वल पावर्स है। और जो फ्रेंच थे वो एग्री इस बात के लिए किए क्योंकि जो नेशनल लेवल था वहाँ पर भी फ्रेंच और डच को इक्वल पावर्स मिल रही थी। अब अगर फ्रेंच ऐसा ना मानते तो सेंट्रल लेवल पर जहाँ फ्रेंच लोगों की तादाद कम है वहाँ पर फिर उनको इक्वल पावर ना मिलती, तो वहाँ इक्वल पावर मिले इसलिए जहाँ पर ये लोग ज़्यादा हैं यानी ब्रसल में, वहाँ पर इन्होंने भी एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, डच भले यहाँ माइनॉरिटी में है फिर भी हम इनको अपने बराबर में रखेंगे। अब चौथा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है जिसमें लोग डच, फ्रेंच, जर्मन कम्युनिटीज़ के हैं, वो अपने खुद के ही कम्युनिटी का एक गवर्नमेंट बनाते हैं और जो गवर्नमेंट होती है अपनी इनकी कम्युनिटी की वही इनके डिसीजन लेती है, जैसे कि लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में और इनके एजुकेशन के बारे में। अब इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है बेल्जियम के पावर शेयरिंग मेथड से? ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन ये जो सिस्टम है ये अच्छे से काम कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो दो मेजर ग्रुप्स हैं यहाँ पर, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है क्योंकि दोनों लोग के पास समान पावर है, पावर डिवाइड कर दी गई है। और बेल्जियम आज यूनाइटेड है, आज एक स्टेबल कंट्री है। और जो ब्रुसेल है वो आज हेडक्वार्टर है किसका? यूरोपियन यूनियन का। अब उसी सेम जगह श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीलंका हम लोग जान रहे हैं ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, और ये अपने तमिलनाडु के पास है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है करीब 2 करोड़ है, ठीक है। अब यहाँ 2 मेन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। पहला 74% जो सिंहला बोलते हैं और मोस्टली बुद्धिस्ट रिलीजन में बिलीव करते हैं। दूसरा 18% लोग जो तमिल बोलते हैं। अब तमिल को भी हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तमिल बोलने वाले लोगों को। 13% श्रीलंकन जो तमिल बोलते हैं वहीं के निवासी हैं, श्रीलंका के निवासी हैं, जबकि 5% जो तमिल बोलते हैं उनको 1947 के पहले ब्रिटिशर्सों ने ले जाया गया था, इनके द्वारा ले जाया गया था एज अ प्लांटेशन वर्कर, एज अ वर्कर ले जाया गया था वहाँ पर। तो ये लोग वहीं रह गए। अब इनके जो फ्यूचर जनरेशन है वही लोग वहाँ पे रहते हैं, वही 5% है, वही लोग इंडियन तमिल बोलते हैं, ठीक है। और 7% जो यहाँ के लोग हैं वो क्रिश्चियन धर्म में मानते हैं, वो सिंहला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंट कौन क्या बोल रहा है, यहाँ ये देखने वाली बात है कि यहाँ मेजॉरिटी में सिंहला है, ठीक है, और बाकी के बचे हुए लोग वो भी अपनी कुछ ना कुछ भाषा, अपनी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हुई श्रीलंका में, जो सिंहला थी वो मेजॉरिटी में है, तो ऐसे में इन लोगों ने सरकार को, गवर्नमेंट को कंट्रोल किया। कब? जब ये देश आज़ाद हुआ 1948 में, जस्ट अपने देश की आज़ादी के 1 साल बाद। अब जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। इवन जो सिंगला बोलने वाले लोग थे उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिला। उसी जगह जो तमिल्स थे उनको हर जगह से जो है बायकॉट ही मिला। तमिल्स ने डिमांड किया कि हमको भी जो है बराबरी का अधिकार दो, हमको भी जो है गवर्नमेंट में इंक्लूड करो, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, तुम्हारी जनसंख्या कम है, तुम लोग यहाँ पर हम में शामिल नहीं हो सकते हो। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो तमिल्स के खिलाफ कैसी रही यहाँ की? तो सिंहला वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। अब पूरे श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई वो सिंहला थी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जॉब्स था, एजुकेशन था, वहाँ सबसे ज़्यादा किसको फेवर किया जाता, किसको प्राथमिकता मिलती? सिंहला लोगों को ही मिलती। इवन सिंहला लोग जो बुद्धिज़्म मानते थे, बुद्धिज़्म को यहाँ का स्टेट रिलीजन भी घोषित कर दिया गया। किसको इग्नोर करके? तमिल हिंदूज़ और मुस्लिम्स को। अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ का जो मेजॉरिटी स्पीकिंग, लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल है वो लोग कैसे माइनॉरिटीज़ को दबा रहे हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अब इस डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट क्या हुआ? तमिल प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। वायलेंस स्टार्ट हुआ, इवन सिविल वार भी चालू हो गया। सिविल वार ऐसी कंडीशन होती है जब देश में ही युद्ध होने लगे। 1980s में शुरू हुआ,
इवन जो तमिल्स थे अपना एक अलग देश मानने लगे एज अ तमिल, मांगने लगे एज अ तमिल इल्म। और ये जंग करीब 30 सालों तक चली, ये जंग। इसमें हज़ारों लोग मारे गए, इकॉनमी डैमेज हुई, और फिर 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने तमिल रेबल्स को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। लेकिन टेंशन फिर भी बनी रही तमिलियन और सिंगलास के बीच। अब यहाँ से हमको ये सीखना है दोनों एग्जाम्पल से कि क्यों श्रीलंकन पावर शेयरिंग फेल हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जो सिंगला स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, उन्होंने पावर को अपने हाथ में रखा, जिससे पूरे का पूरा कंट्री का नुकसान हुआ, पूरा का पूरा इकॉनमी बर्बाद हुआ। और जो समय इस देश का तरक्की पे लग सकता था, वो समय एक दूसरे से लड़ने में चला गया। ठीक है, तो अब यहीं से हमको ये समझना है कि पावर शेयरिंग यानी ताकत का बंटवारा ज़रूरी क्यों है। तो पहला है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड पीस। ये अपना प्रूडेंशियल रीज़न है, ताकि देश में शांति हो, स्टेबिलिटी हो, एक ठहराव हो देश के पास। इससे कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, वायलेंस कम होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, और लॉन्ग टर्म लंबे समय तक देश जो है यूनाइट होगा, साथ होगा। जो मेजॉरिटी रूल होता है, यानी ऐसा शासन जिसमें ऐसे लोग शासन करें जिनका नंबर ज़्यादा हो, वो कुछ समय के लिए तो अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ देश को कमज़ोर करता है। और जो दूसरा पावर शेयरिंग का देखें क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो है मोरल रीजन्स पे बेस्ड है वो। यानी कि पावर शेयरिंग यही होता है टू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सच्ची में यही होती है कि सबके पास पावर हो। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड इन डिसीजन मेकिंग। लोगों से पूछा जाए, जब भी कोई डिसीजन लिया जाए, कि लोगों से उनसे उनका विचार पूछा जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए। अ गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट ओनली व्हेन सिटीजन्स फील इन्वॉल्व। एक सच्ची सरकार वही है जहाँ पर सिटीजन्स इन्वॉल्व हों, वही सरकार है। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग टोटल 4 प्रकार की हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है, मतलब एक साथ। यानी कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में भी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों बॉडी ना कोई एक दूसरे के ऊपर है, ना कोई एक दूसरे के नीचे है, सब बराबर में है, हॉरिजॉन्टली है ये सब। जैसे लेजिस्लेचर है हमारा पार्लियामेंट, ये पावरफुल तो है, लेकिन मान लो कोई ये बहुत कठोर नियम बना देता है, तो ऐसे में जो है जो जुडिशरी है वो इससे सवाल पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। इवन उस लॉ को डिसाइड भी कर सकता है कि वो नल है, नल एंड वाइड उसको डिक्लेयर कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मान लो कुछ ऐसा करता है तो भी जुडिशरी उसके ऊपर रोक लगा सकता है। इवन एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर में। और मान लो कोई भी जज या किसी के खिलाफ कुछ चलना है, वो कुछ गलत कर रहा हो, तो उस पर फिर लेजिस्लेचर जो है इम्पीचमेंट के लिए उसको हटा देगा। तो यहाँ ये नहीं चल रहा है कि कौन किसको क्या करेगा, बस ये देखना है कि जो पावर डिवाइड है वो हॉरिजॉन्टल है। तीनों लोग एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस किए हुए हैं कि कोई किसी के आगे नहीं है, यानी कि हर एक का कान हर एक ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। दूसरा है पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये वर्टिकल होता है, यानी ऐसे होता है जैसे शुरुआत में यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद अपना लोकल गवर्नमेंट है, जैसे पंचायत वगैरह है। तो इसमें भी देखो पावर डिवाइड है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, वर्टिकल है। और यही इसी को बोलते हैं फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट है, यहाँ पर पावर किसको डिवाइड कर दी गई है, सोशल ग्रुप्स को। अपने इंडिया में भी देखो कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को भी कुछ पावर दे दी गई है। वुमेंस के लिए भी कुछ सीट्स जो है इंश्योर कर दी गई है। अब तो पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई है कि सिर्फ उस पर वही लोग बैठ सकते हैं, उस खास कैटेगरी के ही लोग उस चीज़ पे बैठ सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन दे दिया गया है ताकि उनका भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो अपने डिसीजन मेकिंग में। और चौथा है पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट।
इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे हमारे पास है तो हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर सकते हैं वोट के ज़रिए। और कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं पाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि पार्टीज़ जो हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं, आपस में मिलकर एक अलायंस बनाती हैं, कोएलिशन बनाती हैं और फिर वो सरकार बनाती हैं। तो ऐसे में जो है कई बार कुछ और ग्रुप्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले का एग्जांपल है, फार्मूला आया था, किसी कानून आया था, तो फार्मर्स ने मिलकर जो है आंदोलन किया, उन्होंने सरकार के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो प्रेशर ग्रुप ने ऐसे काम किया। तो ये भी एक तरीका है जो है पावर शेयरिंग का, कि लोग जो ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुपिंग के जरिए सरकार को फोर्स कर सकते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा काम करो। तो कंक्लूजन क्या निकला इन सही बातों का? तो बेल्जियम है, श्रीलंका है। बेल्जियम में जो है पावर शेयर किया गया, लोग खुश हैं, लोगों के पास इक्वल पावर है, बेल्जियम में यूनिटी है। लेकिन श्रीलंका है, वहाँ सिन्हा जो है डोमिनेट कर गया, तो जिससे सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई, सिविल राइट्स हुए और श्रीलंका आज जो है कितना पीछे हो गया है। तो समझ में आई बात, पावर शेयरिंग ब्रिंग पीस एंड यूनिटी। अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप को इग्नोर करते हो तो इससे देश में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। और डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब पावर को सच में शेयर किया जाए सभी के बीच में। जैसे आपके मान लो कोई फ्रेंड का सर्कल है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें सिर्फ अगर एक आदमी अपनी चलाता है तो ख़राब लगता है ना। तो ऐसे में जब सबके पास अपना अपना एक व्यू होता है और सभी लोग अपना अपना बात रखते हैं और सबकी बात मानी जाए तो अच्छा लगता है। तो बिल्कुल वैसे देश में भी होता है। ठीक है, ओके।